हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। कल जैसा कि क्लास में आप जानते हैं कि एक मिनट, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। और आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फंडामेंटल राइट्स, जिसमें मैं आपको रिट पढ़ा रही थी। रिट मैंने आपको दो बता दी थी। एक बताई थी हैबियस कॉर्पस रिट क्या होती है, यानी कि आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। और एक मैंने बताई थी मैंडेमस यानी कि परमादेश, कि जब आपके अधिकारी अपने कार्यों को करने से मना कर देते हैं तो वो रिट जारी की जाती है कि आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो पद काम करने के लिए दिया गया है। राकेश जी गुड आफ्टरनून, पवन, सूरज, चिरंजीत, अभिषेक, किरण, प्रिंस, बबलू, रामदयाल, नीलमणि, सॉरी, रामदयाल, रीमनली, और बहुत सारे बच्चे अब जुड़ चुके हैं। देखो मैं कमेंट्स नहीं, अब मैं आपका नाम भी नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि कमेंट्स बहुत तेजी से भाग रहा है ना। तो यही चीज हो जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो क्लास है वो आज आपके डीपीएसपी स्टार्ट होंगे जब मैं फंडामेंटल राइट्स के आपको रिट्स पढ़ा के खत्म करूंगी। तो अगला चैप्टर है आपका डीपीएसपी। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम खत्म करेंगे, ठीक है, हम खत्म करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा रिट्स को। मैं कल आपको रिट बता रही थी, और रिट की जब हम बात करते हैं तो मैं कौन सी रिट बता रही, कौन कौन सी पढ़ चुके हैं हम मैम बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ चुके हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये रिट हम पढ़ चुके हैं। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ चुके हैं। दूसरा हम जो है परमादेश को भी पढ़ चुके हैं, परमादेश। और आप ध्यान रखिएगा, लास्ट में मैंने देखा जब क्लास खत्म हो गई थी तो एक बच्चे ने ये प्रश्न किया कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ये रिट जारी कर सकते हैं? नहीं। मैंने कल आपको क्लास में ये चीज बहुत अच्छे से समझाई थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी भी ये रिट जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिट केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जारी करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा है, आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उत्तरदायित्व है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है। इसलिए केवल ये दोनों कोर्ट ही ये रिट जारी कर सकते हैं। कभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय इन रिटों को जारी नहीं कर सकता। धन्यवाद मुकेश कुमार जी। आगे चलिएगा ध्यान से, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रही है तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये क्लियर कर दिया मैंने। अब थर्ड आपकी जो रिट होगी वो है प्रतिषेध। क्या होती है? प्रतिषेध, जिसको हम बोलेंगे प्रोहिबिशन रिट। क्या बोलेंगे? प्रोहिबिशन। और आपको अच्छे से पता है कि प्रोहिबिशन या प्रतिषेध का मतलब क्या होता है। आपको साधारण शब्दों में इस बात का पता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोहिबिशन या प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। तो यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, तो क्या मतलब होता है इसका? साधारण शब्दों में मना करना। और मना कब किया जाता है? जब कोई काम नहीं करना है और आप कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स भी कहते हैं भैया ये काम मत करो। तो यहाँ पे होता क्या है कि प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिषेध रिट कौन जारी करता है। तो इसको जारी करने का अधिकार जारी कौन करेगा? तो मैम या तो जारी करेगा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, या फिर आपका करेगा हाई कोर्ट, क्योंकि इन दोनों को ही रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। या तो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या फिर जारी करेगा बच्चों हाई कोर्ट, ठीक है। और इन दोनों कोर्ट्स को हम क्या कहते हैं? इन दोनों कोर्ट को हम कहते हैं सीनियर कोर्ट्स। कैसे कोर्ट हैं ये दोनों? सीनियर कोर्ट्स हैं, यानी कि हम इनको कहते हैं वरिष्ठ न्यायालय। क्या कहते हैं हम इनको? हम इनको कहते हैं वरिष्ठ न्यायालय, सीनियर कोर्ट्स हम इनको बोलते हैं।
यानी ये दोनों कोर्ट इस रिट को जारी करते हैं। फिर अगला प्रश्न कि किसके विरुद्ध जारी की जाती है, अगेंस्ट में किसके जारी होती है ये वाली रिट, ठीक है, किसके अगेंस्ट इशू होती है, किसके अगेंस्ट जारी होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम किसके विरुद्ध इस रिट को जारी कर रहे हैं। ये प्रश्न भी हमसे पूछा जा सकता है कि किसके विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है, किसके अगेंस्ट इशू होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जारी की जाती है किसके विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध। ध्यान रखना, दो रिटें हैं जो दोनों की दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाएंगी। पहले एक पढ़ लो। अब इसमें अधीनस्थ न्यायालय यानी कि हम कहेंगे अगेंस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अगेंस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यह आपको ध्यान रखना है। सीनियर कोर्ट कहते हैं कि आपके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनको कहते हैं कि भैया ये तुम्हारा क्षेत्राधिकार है। ये किसका क्षेत्राधिकार है कि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का क्षेत्राधिकार है, और क्षेत्राधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। तो ये जुरिस्डिक्शन किसका बनाया है मैंने, ये बनाया है मैंने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, ठीक है। पूरा लिख देती हूं कहीं तुम सुप्रीम कोर्ट ना समझने लग जाओ शॉर्ट में। तो ये किसका है, ये है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, यानी अधीनस्थ न्यायालयों का ये क्षेत्र है, और इसमें कोर्ट इनको कहता है कि यही तुम्हारा एरिया है, इसके अंदर, इस एरिया के अंदर तुम कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इसके बाहर जाकर काम करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ प्रतिषेध रिट जारी कर दूंगा। यानी कि इस रिट में क्या कहा जाता है, अधीनस्थ न्यायालयों को कहा जाता है कि अपने कार्य, जब ये क्या करते हैं, जब ये अपने क्षेत्राधिकार से, जब ये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करते हैं, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करते हैं, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करते हैं, तब ये रिट जारी की जाती है, तब ये रिट जारी की जाती है, तब ये रिट जारी की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सीनियर कोर्ट इन्हें इनके क्षेत्राधिकार के बारे में बताते हैं कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, अगर करोगे तो फिर ये रिट तुम्हारे खिलाफ जारी हो जाएगी, इसका ये मतलब है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट का मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट तो पढ़ाया ही नहीं अल्पना, इसका मतलब आप क्लास देखती ही नहीं है। आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल रही है ना, फिर अगर आप चाहें तो उस पीडीएफ में ही कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया प्रतिषेध। तो प्रतिषेध का होता है मतलब मना करना, और मना करने का मतलब कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम नहीं करना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जब कार्य करेंगे तो ये रिट जारी हो जाएगी। अगला होता है बेटा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सर्टियोररी। ये रिट होती है और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मंगवा लेना, मंगवा लेना। क्या मंगवाते हैं ये और किससे मंगवाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या मंगवाते हैं मेरे बच्चों, क्या मंगवाते हैं बेटा, कि अब मैम मामला मंगवाएंगे, जाहिर सी बात है कोई केस मंगवाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यह रिट भी अगर पूछे कि कौन जारी करता है, जारी कौन करेगा, तो इशू करेंगे सीनियर कोर्ट्स। कौन करेगा, सीनियर कोर्ट्स। और मैंने भी पीछे बताया है कि सीनियर कोर्ट्स क्या होते हैं, यानी कि वरिष्ठ न्यायालय। अच्छा, फिर से क्वेश्चन, किसके विरुद्ध जारी होगी, किसके अगेंस्ट इशू होगी, तो अगेंस्ट में लिखूंगी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध। विरुद्ध किसके होती है, अधीनस्थ न्यायालयों के, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के।
सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इनके विरुद्ध जारी होती है। ठीक है, इनके विरुद्ध जारी होती है बच्चों। ठीक है नीतीश कुमार जी, मैंने कल चेक किया था तो मुझे दिख रही थी, या तो ये हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, एक बार मैं फिर चेक करा लूंगी। मैंने कल चेक कराई थी तो उसमें शो हो रही थी क्लास। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो। जी रोमिल जी, बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। तो अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी होती है। कब जारी होती है? जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल देके बताती हूं आपको, और आपका बहुत अच्छे से आपको चीज समझ में आएगी। जैसे अभी मैंने बताया कि इनका एक क्षेत्राधिकार है, और क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अधीनस्थ न्यायालय काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अधीनस्थ न्यायालय काम नहीं कर सकते। तो ये जो उत्प्रेषण रिट है ये उसी से कुछ कनेक्ट होती है। यहां पे ध्यान रखना, इसमें यह कहा जाता है कि जब कोई मामला, या ऐसे लिखेंगे, जब कोई ऐसा मामला, और यहां पे मामला का मतलब है मैटर, और मैटर किससे रिलेटेड है? केस, मैटर कह लो या केस। जब कोई ऐसा मामला जिस पर सुनवाई का अधिकार 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 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को है, लेकिन वह मामला गलती से अधीनस्थ न्यायालय के पास चला जाता है तो वरिष्ठ न्यायालय इस रिट को जारी करके अपने पास उस मामले को जारी करके उस मामले को अपने पास मंगवा लेते हैं। बस इतनी बात है। जैसे मैम ऐसे कौन से मामले हो सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए। अभी मैंने ये बोला कि मौलिक अधिकारों का जो आपका सुरक्षा का दायित्व है, या क्या कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के सुरक्षा का जो अधिकार है वो किस किस को है? तो वो मैम जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को है। ये हमें क्लियरली पता है कि दो ही कोर्ट हैं जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं, दो ही कोर्ट हैं, उसके अलावा कोई और कोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अब पता चला कि मौलिक अधिकारों से संबंधित मामला अधीनस्थ न्यायालय में चला गया, और अधीनस्थ न्यायालय ये चीज जानता है कि ये उस पे सुनवाई का अधिकार या तो हाई कोर्ट का है या फिर सुप्रीम कोर्ट का है, पर गलती से वो मामला वहां पे चला गया है। तो या तो आपका अधीनस्थ न्यायालय उस मामले को खुद ट्रांसफर करेगा, उसके पास भेजेगा, सीनियर कोर्ट के पास। लेकिन अगर उसने नहीं भेजा तो तब क्या होगा? तब ये सीनियर कोर्ट क्या करेंगे? तब ये सीनियर कोर्ट इस रिट को जारी करेंगे और सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेजेंगे।
और सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेजेंगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट समझ जाएगा कि ये इस मामले के को मंगवा रहे हैं अपने पास। तो सिंपल सी बात है, ऐसे मैटर्स जिन पे सुनवाई का अधिकार अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं है, अगर वो गलती से उनके पास पहुंच जाते हैं तो ये सीनियर कोर्ट उस रिट को जारी करके उन मामलों को अपने पास मंगवा लेते हैं। अब एक बच्चा कह रहा है कि मैम ये तो समझ में आ गया कि सीनियर कोर्ट क्या होता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं। तो मैं यहां बॉक्स में बता देती हूं, आपके हर प्रश्न का जो जेन्युइन है आंसर मैं दूंगी। बेटा अधीनस्थ न्यायालय की जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट की, तो सबसे पहले आता है जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। फिर आता है आपका मुंसिफ, मुंसिफ या सत्र न्यायालय, जिसको हम बोलते हैं मुंसिफ या सेशन कोर्ट। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मुंसिफ या सेशन कोर्ट्स, जिनको हम बोलते हैं सेशन कोर्ट्स। तो आपका, और जिला न्यायालय को क्या बोलते हैं? जिला न्यायालय को क्या बोलते हैं? अभी लिखवा देती हूं कि जिला न्यायालय को क्या बोलते हैं। तो जिला न्यायालय को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, जिला न्यायालय को हम लोग, एक मिनट, जिला न्यायालय को क्या बोलेंगे? जिला न्यायालय को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट या सेशन कोर्ट, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, फिर उस स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी मुंसिफ या सेशन कोर्ट्स होते हैं। ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मुंसिफ या सेशन कोर्ट कभी भी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी नहीं कर सकते। इनको जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन गलती से इनके पास पहुंच गया है तो फिर ये इस मामले को अपने पास मंगवा लेंगे कि भैया मुझे दो, ये मेरा मैटर है। जैसे आपके घर में कोई समस्या होती है, अब कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जो आप अपने लेवल पे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो आपके मम्मी पापा ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे ये आप बन जाओ और इनको अपना मम्मी पापा बना दो, तो मम्मी पापा ही सॉल्व करेंगे, बच्चे नहीं कर सकते। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको नहीं समझ आता तो मम्मी पापा को बोल देते हैं, अगर नहीं बोलते तो मम्मी पापा फिर खुद से करते हैं। तो यही है, बस इतनी सी बात मैंने आपको बताई है। क्या आपको बात समझ में आ गई? आ गई तो बच्चों एक थम्स अप कर दो। वही आपका रिस्पॉन्स होता है। रिट समझ में आना और साधारण शब्दों में समझ में आना बहुत जरूरी है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, अब आप अपनी समझ से बता सकते हो। मम्मी पापा वाला एग्जाम्पल दे सकते हो अपने साथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, आगे देखना, अगली और लास्ट रिट है बच्चों आपकी, उसका नाम है, बहुत अच्छे समझ में आएगी आपको, अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा इस रिट का नाम है, जिसको हम बोलते हैं क्यो वारंटो। क्यो वारंटो, अधिकार प्रक्षा। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे देखिएगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहां पे कोर्ट आपसे पूछता है आपका क्या प्राधिकार है, आपका क्या प्राधिकार है। कोर्ट आपसे पूछता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या प्राधिकार है। मैम किस चीज के बारे में पूछता है? तो ध्यान से सुनना, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक अधिकारी यानी कि बच्चों पब्लिक ऑफिसर, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक अधिकारी यानी कि पब्लिक ऑफिसर, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक अधिकारी के पद को अवैधानिक तरीके से, ध्यान से सुनना, के पद को
अवैधानिक तरीके से, अवैधानिक को क्या बोलेंगे? इलीगल। अवैधानिक तरीके से ग्रहण करता है, ग्रहण यानी कि उस पोस्ट को एडॉप्ट करता है, ग्रहण करता है, या ग्रहण में हम यहां पे लिखेंगे होल्ड, ठीक है, ग्रहण करता है, तब यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध, तब यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध, तब यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करता है, जारी करता है। अब आपके क्लास में कल एक बच्चे ने बोला था कि मैम पब्लिक ऑफिसर क्या होता है, सार्वजनिक अधिकारी क्या होता है, ये हमें बता दीजिए। तो सार्वजनिक अधिकारी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सार्वजनिक अधिकारी का मतलब होता है सरकारी नौकर, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो आप नौकरी लेने के बाद क्या बनेंगे? आप कहेंगे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, है ना, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो ये जो अधिकार परीक्षा रिट है, ये कोर्ट कब जारी करता है? मान लो आप हैं, एक बच्चा है जो पढ़ के नौकरी ले रहा है, और एक बच्चा है जो गलत तरीके से यानी भ्रष्टाचार के मामले, मतलब भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होके नौकरी ले रहा है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि यहां पे आपने कुछ देखा होगा कि कुछ गवर्नमेंट टीचर होते हैं जिनको बहुत नॉलेज होती है, और कुछ गवर्नमेंट टीचर होते हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है ना, ऐसा ही होता है ना। तो क्या होगा कि जिसको नॉलेज है मतलब उसने ईमानदारी से नौकरी ली है, और जो अगर हम बोलें कि भैया एक ऐसा व्यक्ति है जो टीचर तो है पर नॉलेज नहीं है उसको, तो कोर्ट जिसको नॉलेज नहीं है उससे पूछेगा कि तुम टीचर कैसे बन गए, तुम्हें किसने टीचर बना दिया, ये जानना चाहते हैं हम। तो कोर्ट कब जारी करेगा? जब आप इलीगल तरीके से नौकरी पर तो चले गए, लेकिन उस नौकरी को करने की एलिजिबिलिटी नहीं है तुम में, योग्यता नहीं है तुम में, तो कोर्ट क्या करेगा? पूछेगा बताओ क्यों बैठे हो इस पद पर, क्या मतलब है तुम्हारा इस पद पर बैठने का। जब तुम्हें इस पद पे बैठने का, यहां पे बैठ तो गए लेकिन इसकी कोई नॉलेज, कोई एलिजिबिलिटी, कोई योग्यता तुम्हारे पास है ही नहीं, और जब ये नहीं है तो फिर तुम कैसे बैठ गए। यानी कि ऐसे लोग जो गलत तरीके से नौकरी लेते हैं उनके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है। ये था आपकी रिट जिनको मैंने आपको समझाया, और अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व हम कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व हम कहते हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले यहीं पे एक हेडिंग डालूंगी। जो बच्चे सिर्फ ये कमेंट लिखते रहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा, उन्हें समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि उनका पूरा फोकस सिर्फ कमेंट करने पे है, सिर्फ कमेंट्स पे फोकस है कि मुझे कमेंट करना है मुझे। और हाँ, मैं अपनी गलती कभी नहीं मानूंगा या मानूंगी, क्योंकि मैं क्लास रेगुलर नहीं दे रही। अब देखिए जैसे ललिता जी आई हैं, कह रही हैं कौन से आर्टिकल में है। ललिता जी प्लीज कल की क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखना, आगे हम बात करेंगे और अगला चैप्टर है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्व बच्चों, जिनको हम शॉर्ट में मैं लिखूंगी अब आगे डीपीएसपी, इन्हीं को कहते हैं।
और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर होता है। रिट जारी करने में ज्यादा शक्तिशाली गुड्डू राज जी हाईकोर्ट होता है। ये बात मैं जब हाईकोर्ट पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट उसके अलावा भी रिट जारी कर सकता है। आपके प्रश्न का उत्तर है। ये जो प्रश्न होते हैं ये आपके टीचर को जज करने के लिए पूछे जाते हैं। मैं इन बातों को बहुत अच्छे से समझती हूं। जब ललिता जी आपको आंसर पता है तो इसका मतलब कि आप मुझे परेशान कर रही हैं, है ना। और अब देखिएगा यहां पे डीपीएसपी, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में है, तो मैम भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में। आर्टिकल कौन से होंगे या अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद कह लो या आर्टिकल कह लो। तो मैम 36 से 51 तक हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक बच्चों डीपीएसपी के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न लिखिएगा, इन्हें हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा टेकन फ्रॉम आयरलैंड, लिख दीजिएगा टेकन फ्रॉम आयरलैंड। 35 रामेश्वर पांडे जी मैं 17 के साथ पढ़ा चुकी। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, आगे देखना, देखो ध्यान से। ठीक, आगे देखिएगा यहां पे। अब हम आगे जब बात करेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं इनका उद्देश्य पूछा जाता है, इनका मोटो पूछा जाता है कि उद्देश्य क्या है, आखिर ये क्यों है हमारे संविधान में। तो आप कहेंगे कि इनका उद्देश्य है, ये प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है, सीधा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। क्या लिखेंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। सीधा पूछ लिया जाता है उद्देश्य। ठीक, आगे देखिए, इस बारे में मैं बात कर लूंगी। भाई देखिए, अभी मैं कमेंट्स नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं इस वजह से। अभी आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस कीजिए। कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का इस समय कमेंट नहीं करेगा। अगर आप नहीं मानते हैं फिर भी, तो आप इसका मतलब टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये इसका उद्देश्य है। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि ये कल्याणकारी का मतलब क्या है, वेलफेयर का मतलब क्या है। तो जिस देश में कल्याणकारी राज्य का मतलब यहां पे क्या है, तो बेटा जी जो राज्य है, राज्य का सेंस यहां पर भी देश से लिया गया है, कंट्री से। मतलब हम अपने भारत को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो कि एक कल्याणकारी देश हो। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कल्याणकारी होता क्या है। तो कल्याणकारी का जब हम जानते हैं अर्थ, या वेलफेयर का मीनिंग जब हम जानते हैं, तो कल्याणकारी का मीनिंग होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास, ज्यादा से ज्यादा लोगों का, या फिर हम लिख सकते हैं अधिक से अधिक लोगों का विकास। ज्यादा की जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, अधिक से अधिक लोगों का विकास, अधिक से अधिक लोगों का विकास।
यानी कि लोगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल। क्या लिखेंगे वेलफेयर का मीनिंग इंग्लिश में? मैं अगली स्लाइड पे लिख देती हूं। वेलफेयर इसका मीनिंग क्या है? तो वेलफेयर का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम पीपल। ये आपका यहां पर बेटा, ठीक है, ये आपका क्या होता है? आपका वेलफेयर का मतलब होता है। मतलब इस जीपीएसपी में सारे वो आर्टिकल मिलेंगे जो केवल और केवल देश के लोगों के कल्याण के लिए होंगे, कि लोगों में भेदभाव खत्म होना चाहिए, लोगों को वेतन मिलना चाहिए, मजदूरों को वेतन मिलना चाहिए, बुढ़ों को पेंशन मिलनी चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को जो है मैटरनिटी रिलीफ यानी कि मातृत्व सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये सारी बातें किसमें कही गई हैं? सारी की सारी बातें डीपीएसपी के अंदर कही गई हैं। सारी बातें वही करेगा ये डीपीएसपी जो तुम्हारे कल्याण के लिए चाहिए, जो तुम्हारे कल्याण के लिए जरूरी होती है। और ये जो डीपीएसपी हैं, इनमें सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 36। और मैंने जब आर्टिकल 12 पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसमें क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा। इसमें क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और वही वाली डेफिनेशन ऑफ स्टेट आएगी जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ी है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये हम आपकी कहां पढ़ चुके हैं? आर्टिकल 12 में। तो वहीं से कॉपी कर लेना कि राज्य का मतलब यहां पर भी देश से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। फिर अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 37, जो आपको बताएगा कि मौलिक अधिकारों में और डीपीएसपी में क्या अंतर होता है। पहला अंतर देखो, आर्टिकल 37 कह रहा है कि जो डीपीएसपी हैं इन्हें न्यायालय, डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता। लेकिन 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 सरकारों, लेकिन ऐसे लिखेंगे, लेकिन राज्य का यानी कि देश की सरकारों का, यहां पे जो सेंस लिया गया है राज्य से वो है देश की सरकारें। लेकिन राज्य का या देश की सरकारों यानी कि आपकी गवर्नमेंट यहां पे सेंस लिया गया इस आर्टिकल के अंदर। लेकिन राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नीतियां बनाते समय, नीतियां मतलब पॉलिसीज, कि वह नीतियां बनाते समय इन्हें ध्यान में रखे। यानी कि ये सरकार के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है कि सरकार तुम्हें इन्हें लागू करना ही होगा। यानी आप इन्हें न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते। लागू का मतलब होता है एग्जीक्यूट, यानी आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, लागू नहीं करवा सकते। जैसे मौलिक अधिकार, अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार आपसे पूछा जाता है
कि भैया ये बताओ मौलिक अधिकार हम छीन रहे हैं तुम्हारा, हम तुम्हारा मौलिक अधिकार छीन रहे हैं, तो आप कहोगे मैं कोर्ट चला जाऊंगा अगर तुमने छीना, क्योंकि तुम्हें पता है कि उस मामले में कोर्ट लागू करवाएगा तुम्हारे मौलिक अधिकार। लेकिन डीपीएसपी कोई जबरदस्ती नहीं है, डीपीएसपी एक डायरेक्शंस हैं, निर्देश हैं। किसके लिए निर्देश है मैम? गवर्नमेंट्स के लिए। आपकी 3 सरकारें हैं, आपकी केंद्र सरकार, आपकी राज्य सरकार और आपकी जो है क्या कहते हैं स्थानीय सरकार। इन तीनों सरकारों से कहा जा रहा है कि आपके लिए डायरेक्शंस हैं कि जब आप पॉलिसी बनाएं, जब आप नीतियां बनाएं, तो उनको आप क्या करें? उनको आप लागू करें। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम लागू नहीं करोगे तो हम कोर्ट चले जाएंगे क्योंकि तुमने डीपीएसपी लागू नहीं किया, तो कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब हम इसको यह भी बोल सकते हैं एक शब्द में कि डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है, डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है, नहीं है। हम सीधा ये बोल सकते हैं, मतलब न्यायालय इन्हें लागू नहीं करेगा, लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं करेगी, जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि जब किसी को डायरेक्शंस दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, तो वो ये नहीं है कि भैया तुम्हें करना ही है, हाँ आप ऐसा कर सकते हो। मतलब डीपीएसपी एक एडवाइस है, राज्य के सरकारों के कर्तव्य हैं, तो सरकारें करती हैं, करना पड़ेगा क्योंकि वो लोगों का कल्याण करेंगी, तभी तो आप सरकारों को पसंद करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो यहां पे बच्चों एक चीज और मेरी बात ध्यान रखना कि अगर हम बात करते हैं यहां पर, देखो कि भाई आपके जो मौलिक अधिकार हैं और आपके जो डीपीएसपी है, इनमें पहला अंतर कि मौलिक अधिकार न्यायालय से लागू हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकते। मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो मेरी बात को और ध्यान से सुनना कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं, यानी कि अगेंस्ट ऑफ स्टेट, अगेंस्ट ऑफ स्टेट, राज्य के विरुद्ध, अगेंस्ट ऑफ स्टेट। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिए जाते हैं, नागरिकों को दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, जबकि डीपीएसपी दिए जाते हैं, एक मिनट, नागरिकों को दिए जाते हैं, ठीक है, दिए जाते हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य के लिए निर्देश होते हैं। राज्य का मतलब मैं बता रही हूं कि कंट्री है, राज्य के लिए निर्देश होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के लिए निर्देश होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, तो ये आप इनका अंतर हो गया। ये कितने अंतर हो गए? 4। न्यायालय लागू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, ये लागू नहीं कर सकता। डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होते, मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं लेकिन ये राज्य के निर्देश होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल 37 हो गया। हमने मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में जो है हमने क्या देखा? अंतर देखा। अब देखो आर्टिकल 38 से आपका मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, 38 से लिखा हुआ है, और ये 38 आपका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ये पूरी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है पीयूष प्रताप जी, इसका आंसर आर्टिकल 12 और 36 में है, जो कि मैं बता चुकी हूं। अगर आप पीछे की बातें करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आर्टिकल 38
आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स निकालने हैं कि आर्टिकल 38 क्या कह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 38 क्या कह रहा है? अखिलेश जी आर्टिकल 12 को पढ़ लीजिए जाकर, सेम आर्टिकल है, सेम चीजें अगर मैं बार बार पढ़ाऊंगी तो बाकी बच्चे जो आगे पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत होगी और सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। कौशल जी हैंड रिटन भी मिलेगा, हैंड रिटन मतलब हाथ से ही लिखकर पढ़ाऊंगी, मैं समझ गई आपकी संभावनाओं को, लेकिन सुन तो लिया करो थोड़ा सा। यहां पे पढ़ के तो बता दूं, उसके बाद लिख के बताऊंगी, ध्यान से सुनो। राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, राज्य क्या करेगा? सामाजिक आर्थिक और बच्चों राजनीतिक न्याय, ठीक है, राजनीतिक न्याय, इसको क्या करने की कोशिश करेगा? राजनीतिक न्याय जो है उसको सुनिश्चित कर आय स्थिति सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये तो बहुत बड़ा हो गया मैम, हम नहीं याद कर पाएंगे, तो अब आगे देखिए, यहीं पे लिखते हैं आर्टिकल 38 को, और इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो राज्य है, राज्य क्या करेगा कि हमारे यहां पर सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि न्याय, राज्य क्या करेगा? राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का प्रयास करेगा, ठीक है, राज्य देने का प्रयास करेगा, यानी हमारी सरकारें ये कोशिश करेंगी कि हमारा जो देश है अगर हम उसे कल्याणकारी बनाना है तो सबसे पहले हमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना होगा। और ये न्याय किसको देना होगा? तो ये न्याय देना होगा लोगों को। किसको देना होगा न्याय? लोगों को देना होगा। आप अच्छे से जानते हैं कि आज भी आपके समाज में जाति, धर्म आदि के आधार पर लोग आपस में झगड़ते हैं, दूसरे व्यक्तियों का शोषण करते हैं, गरीब और अमीर के बीच भेदभाव होते हैं। तो जिस दिन ये तीनों न्याय लोगों को मिल जाएंगे, जिस दिन मिल जाएंगे, मैंने स्टेट लिखा है, एक मिनट बेटा, कहां लिख दिया है स्टेट? गलती से लिख दिया होगा अगर कहीं लिखा है। अरे बेटा यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे जो राज्य, अरे इंग्लिश तो स्टेट ही होगी ना, राज्य यहाँ पे जो सेंस है, यहाँ पे कंट्री नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो स्टेट ही ना, कंट्री ये लिखो, इसका सेंस है, और यहाँ पे राज्य का सेंस देश है। ऐसे तो आर्टिकल 12 में लिखा है राज्य की परिभाषा, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है ना, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूं आपको कि जब ये न्याय लोगों को मिलेंगे, जिस दिन ये तीनों न्याय लोगों के पास होंगे, उस दिन आपका देश एक कल्याणकारी देश होगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय लोगों के पास होंगे। अगर ये न्याय होंगे, जब ये न्याय मिल जाएंगे तो क्या होगा? भेदभाव खत्म हो जाएगा, भेदभाव खत्म होगा, यानी कि एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, खत्म हो जाएगा ये भेदभाव, और सभी लोगों का फिर क्या होगा? सभी लोगों की एक ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। राजनीतिक न्याय सबको मिला है, इसमें भी ये नहीं कह सकते कि सबको मिल गया है। अभी भी आपके देश में बहुत लोग हैं जो इस न्याय के दायरे में नहीं आए, मतलब वो इसका यूज करना ही नहीं जानते।
देने को तो ये सबको दिए गए हैं, लेकिन सबको मिले कहां हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल 38 है, बस इतना याद रखो कि आर्टिकल 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देकर लोगों का कल्याण करना चाहता है। जब ये न्याय देने का प्रयास करे और जिस दिन ये न्याय लोगों को मिल जाएंगे, भेदभाव खत्म होगा और क्या हो जाएगा, फिर कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। केवल ये कीवर्ड्स पकड़ लो, अपने आप आर्टिकल 3 तुम्हें याद हो जाएगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं और ये न्याय आपने कहां पे, ये न्याय मैंने आपको पहले भी समझाए हैं, कहां पर, प्रीएम्बल के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, और ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे देखना। आगे हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 39 की, तो एक बार इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं 38 की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या भैया, जब न्याय मिलेगा तो भैया इनकी इनकम, आय स्थिति को सुधारेंगे, इनको सुविधाएं देंगे, इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और लोगों का कल्याण होगा। न्याय का मतलब क्या होता है, हर तरीके से जस्टिस देना, सबको नौकरी मिले, सबकी इनकम हो, सबकी स्थिति अच्छी हो, सबको फैसिलिटीज मिले, ये सब आर्टिकल 38 में आएगा। आगे देखिए 39, आर्टिकल 39 क्या कह रहा है, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। जैसे अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं, एक मिनट रुक जाइएगा, तो अगर मैं आपसे आर्टिकल 39 के लिए बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल, जैसे मैं एक एक करके ही पढ़ा देती हूं, यहां पे जैसे आर्टिकल लिखा हुआ है, पहला कह रहा है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। ये कहां पर है, आर्टिकल 39 के ए में है। कह रहा है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन, यानी ये कह रहा है कि आपका द राइट ऑफ ऑल सिटीजन एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए जो भी संसाधन, जो भी रिसोर्सेस चाहिए, वो सब उसको मिलने चाहिए। जैसे जैसे कर आय स्थिति में असमानता क्या है मैम, क्यों असमानता नहीं है क्या बेटा, क्या सबके पास नौकरी है, क्या सबकी एक आय है, क्या सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या यहां जितने बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है, क्या सबके घर में सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। अगर मैं मान लूं कि आप कहोगे प्राइवेट सेक्टर में है, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये अनइक्वालिटी नहीं है, ये अमीरी गरीबी को नहीं दिखा रहा। यही आर्टिकल 38 कह रहा है। देखो एक से एक महान बच्चे, कोई बच्चा बोलेगा समझाओ, बेटा समझाने के लिए तो थोड़ा बोलना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे अंकित कुमार जी। और मैंने आर्टिकल बड़ा तो करा ही नहीं है, मैंने तो सिंपल बोला है कि अगर आपको आर्टिकल 38 पढ़ना है तो इनको याद कर लो, केवल ये 3 शब्द। लेकिन 3 शब्द लिख के ही काम थोड़ी चल जाएगा, समझाना भी तो पड़ेगा और समझने के लिए ही क्लास है। लिखा हुआ तो सब कुछ किताबों में भी है। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ो और थोड़ा चीजों को ध्यान से सुनो। अब देखना यहाँ पे ये हो गया 39 का 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोल रहा है कि आपको यहां पर ऐसे राज्य, मतलब जो सरकारें हैं वो ऐसा काम करेंगे कि सभी को जीने के लिए जो संसाधन, जो रिसोर्सेस चाहिए वो सबको मिलना चाहिए। आगे देखिए, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, इंग्लिश में रीड कर लो। टू ऑर्गेनाइज द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड। यानी ये आर्टिकल क्या कह रहा है, और इस आर्टिकल के आगे हम क्या लिख लेंगे बच्चों, हम इस आर्टिकल के आगे लिखेंगे 39 का बी। आर्टिकल 39 का बी लिखेंगे। ये कह रहा है कि व्यक्तियों के जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, कैसे रिसोर्सेज, जो व्यक्तियों के रिसोर्सेज, जैसे विकास के लिए संसाधन,
शिक्षा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए। तो ये कह रहा है कि ये जो शिक्षा है या वातावरण है या पानी है या नौकरियां हैं, ये सब एक व्यक्ति के विकास के लिए चाहिए, यानी सबको चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ को मिलती है और कुछ को नहीं मिलती। तो ये कह रहा है कि इसमें जो असमानता है वो आपकी खत्म हो सकती है अगर सरकार उनको कंट्रोल करे। लेकिन कंट्रोल किसके लिए? सिर्फ इसके लिए कि वो समान वितरण हो। ऐसा ना हो कि कहीं किसी को मिल गया किसी को नहीं मिला। तो सरकार कंट्रोल करे इन चीजों को, लेकिन कंट्रोल किसके लिए? सही दिशा में कंट्रोल करे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 39, आगे देखते हैं। अब यहां पर भी बोल रहा है आर्टिकल जो मैंने आपको पीछे समझा दिया 39 का सी, कह रहे हैं कि जो आपके धन है, यानी धन का मतलब यहां रिसोर्सेस से है, कि उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। संकेंद्रित का मतलब होना है, संकेंद्रित को इंग्लिश में बोलेंगे, लिखा हुआ है इंग्लिश में भी आर्टिकल, सेंट्रलाइजेशन है यहां पे इसका सेंस। मतलब कि संसाधनों का एक जगह नहीं होने चाहिए, विकास के संसाधन सभी के पास होने चाहिए। और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस विकास के संसाधनों का, और विकास के संसाधन में बार बार एग्जाम्पल ले रही हूं, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, आपका शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण, मतलब जो भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, जो उसके विकास के लिए जरूरी है, वो सब इनके पास होना चाहिए। आ रहे हैं रोमिल, अभी बताऊंगी बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आगे अगला, पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस ये वाला है, इसमें बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आजीविका का मतलब होता है रीमा जी लिवलीहुड, अभी मैंने इंग्लिश में भी बताया, इसलिए कि आपके जीवन के लिए जो चाहिए। 39 का डी कह रहा है कि स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो दोनों सेम काम कर रहे हैं, अगर दो लोग हैं जिनमें से एक मोहन है और एक रीना है, मोहन और रीना सेम पद पर हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके अगर वो दोनों सेम काम कर रहे हैं तो समान अगर उनका कार्य है, इक्वल वर्क है, तो उनको इक्वल पेमेंट या इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। ये कह रहे हैं कि जो श्रमिक यानी कि जो लेबर्स होते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए एक बार ताकि प्रॉब्लम ना हो। पावर एंड हेल्थ प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, सरकारों का ये कर्तव्य बनता है कि ये आपके जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनकी हेल्थ की भी सुरक्षा करे। उनकी हेल्थ कैसे सुरक्षा करती है सरकार? आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना के दिए हुए हैं, जाइए वहां ट्रीटमेंट कराइए। आगे, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना, ये कहां पर है? आर्टिकल 39 के एफ में। तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देना मतलब ये कह रहा है कि जो बच्चे हैं, बचपन क्या होता है? बच्चा। कह रहा है बचपन, दो लोगों पे फोकस किया इसने, किस किस पे फोकस किया है? एक तो चिल्ड्रंस पे और दूसरा यूथ पर, क्योंकि इनका ही एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा होता है। इनका ही एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका मिसयूज होता है। तो सरकारों से कहा जा रहा है कि इनका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों का मिसयूज नहीं होना चाहिए, दोनों का शोषण नहीं होना चाहिए। बेटा कभी भी चीजों को रटो मत, उन्हें समझो, और जितना तुम समझोगे उतना तुम्हारी रटने की चीजें खत्म हो जाएंगी। इस आर्टिकल को समझ लो अंशु, उसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे। बचपन में जैसे उसने क्या किया सरकार ने इस चीज को, बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, तो मैम फ्री एजुकेशन दे दी। आपने आर्टिकल 21 में पढ़ाया था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे दी।
यूथ की अगर हम बात करते हैं तो यूथ यानी कि जो आपके युवा लोग होते हैं, जैसे अभी आप हैं, आप नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या दे रही है सरकार? एम्प्लॉयमेंट दे रही है। आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप दे रही है। तो कह रही है, ये कह रहे हैं आपका जो डायरेक्शंस हैं ये सरकारों को दिए जा रहे हैं कि ऐसी पॉलिसीज बनाओ कि इनका शोषण ना हो, ये गलत डायरेक्शंस पे ना जाएं। और आपको ध्यान रखना है ये आर्टिकल 39, अगर हम 39 की बात करेंगे, आर्टिकल 39 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 39 में एक आता है कैपिटल ए, और इसको एड ऑन किया गया है क्योंकि कैपिटल ए है, इसे जोड़ा गया है, ये लास्ट लाइन है, जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसमें कहा गया है समान न्याय, समान न्याय, समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता, तथा निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, एंड फ्री लीगल एड, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो गरीब हैं, जिनके पास अपने वकील नहीं हैं, उनको भी न्याय मिल सके, इसके लिए यहां पर उनको फ्री में एडवाइस और वकील दिया जाता है। तो जो सरकारी वकील दिए जाते हैं वो आर्टिकल 39 के ए के तहत ही दिए जाते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी की चीजें पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।